अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे और अपनी फार्मास्यूटिक्स की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंडस्ट्रियल फार्मेसी और इसके साथ साथ जो फर्दर छोटी मोटी टाइप्स हैं, कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में हम इस टॉपिक को कवर कर लें। तो क्वेश्चन हमारे पास आता है कि व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल फार्मेसी और इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी है वो फार्मेसी की बैकबोन की सलाहियत रखती है। देखिए, अगर हमारे पास इंडस्ट्रियल फार्मेसी नहीं होगी तो हम मेडिसिन को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। अगर आप मेडिसिन को मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, बनाएंगे नहीं, तो ना तो आप हॉस्पिटल फार्मेसी रन कर सकते हैं, ना ही आप क्लिनिकल फार्मेसी रन कर सकते हैं, ना ही आप कोई फोरेंसिक फार्मेसी या किसी भी किस्म की वेटरनरी फार्मेसी, इंटरनेट फार्मेसी, किसी किस्म की कोई फार्मेसी आप रन नहीं कर सकते। जब तक मेडिसिन बनेंगी नहीं, उनको सेल नहीं किया जा सकता। सो इसलिए कहा जाता है कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी इज द बैकबोन ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन। और लास्ट टाइम ये एमसीक्यू भी जो है पेपर में आ चुका है। सो इंडस्ट्रियल फार्मेसी में बेसिकली हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल फार्मेसीज में हम दवाइयों को बनाते हैं। हम दवाई को बनाते हैं। बनाना कैसे होता है, हम सबसे पहले रॉ मटेरियल, जिसको आप खाम माल होता है, जो केमिकल्स होते हैं, उनको हम परचेज करते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज से या एक ही मुल्क के मुख्तलिफ जो आपके पास शहर हैं उनसे हम मुख्तलिफ खाम माल इकट्ठा करते हैं। उसके बाद हम उसको मुख्तलिफ प्रोसीजर से गुजारते हैं, उसको टैबलेट्स बनाते हैं, उसको कैप्सूल्स बनाते हैं। उसके बाद हम उसकी प्रॉपर पैकेजिंग करते हैं, उसका कंटेनर बनाते हैं, उसका क्लोयर बनाते हैं, यानी कि जो उसका कंटेनर होता है और ढक्कन वो बनाते हैं। उसके बाद हम उसकी प्रॉपर पैकेजिंग करते हैं। पैकेजिंग करने के बाद उसकी प्रॉपर लेबलिंग होती है और लेबल करने के बाद हम उसको मार्केट के अंदर सेल करते हैं। सो इंडस्ट्रियल फार्मेसी एक बहुत बड़ा एक एरिया है जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं। कोई वेयर हाउस को देखता है, कोई जो है वहाँ पे टैबलेट सेक्शन को देख रहा होता है, कोई कैप्सूल सेक्शन को देख रहा होता है, कोई पैकेजिंग पे 50 लोग पैकेजिंग कर रहे होते हैं, 50 लोग लेबलिंग कर रहे होते हैं, 50 लोग दवाइयों की मार्केटिंग कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी फील्ड है जहाँ पे बहुत सारे फार्मासिस्ट और फार्मेसी टेक्नीशियन मिल के इस इदारे को चला रहे होते हैं। सो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें हम दवाई को बनाते हैं, उसको लेबल भी करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब तक आप लेबल नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर कौन सा केमिकल मौजूद है और उसको आपने कैसे यूज़ करना है। इसके अलावा आप उसकी पैकेजिंग करते हैं। पैकेजिंग से मुराद है कि उसको डब्बे के अंदर डालते हैं, यानी कि जो भी कंटेनर है उसके अंदर डालते हैं, और उसके बाद उसकी आउटर पैकेजिंग भी करते हैं जो कि कागज़ की या गत्ते की पैकेजिंग होती है। और फिर आप उसको मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग से मुराद है मार्केट के अंदर सेल करते हैं। इट इज़ द बैकबोन ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन। तो ये आपके पास फार्मेसी प्रोफेशन की बैकबोन होती है। कौन कौन से डिपार्टमेंट हमारे पास आते हैं, हमारे पास जो है इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स आते हैं। एक आपके पास आता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जहाँ पे आपके पास मशीनरीज मौजूद होती हैं और वहाँ पे फार्मासिस्ट मौजूद होते हैं और जो कि इन मशीनरियों को सुपरवाइज कर रहे होते हैं, जहाँ पे दवाई को बेसिकली बनाया जा रहा होता है। डिपार्टमेंट्स वेयर मेडिसिन आर मैन्युफैक्चर्ड, वो इदारा या वो इलाका जहाँ पे दवाइयों को बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशंस। स्पेसिफिकेशंस क्या होती हैं? स्पेसिफिकेशंस वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि आपकी स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर मेंशंस होते हैं। हमारी स्टैंडर्ड बुक्स कौन सी होती हैं? हमारी स्टैंडर्ड बुक होती है ब्रिटिश फार्माकोपिया या यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। इन बुक्स के अंदर जो भी मेथड मेंशन है, जो प्रिकॉशंस एहतियात मेंशन होती हैं, जो स्टैंडर्ड मेंशन होते हैं, एग्जैक्ट उसी तरीके से आपने मेडिसिन को बनाना होता है। सो हमने लिखा है कि हम अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन इस डिपार्टमेंट में क्या करते हैं, दवाई को बनाते हैं। अब आपके पास अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। अगर आपने टैबलेट बनाने हैं तो उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट होता है, उसको टैबलेट सेक्शन कहते हैं। वहाँ पे सिर्फ टैबलेट्स की बनाने की मशीन्स मौजूद होती हैं। अगर आपने कैप्सूल्स बनाने हैं तो आपके पास कैप्सूल सेक्शंस होता है, वहाँ पे सिर्फ कैप्सूल्स बन रहे होते हैं। इसी तरह से अगर आपने इंजेक्शंस बनाने हैं तो आपको बहुत ज़्यादा स्टीराइल कंडीशन चाहिए, बहुत ज़्यादा जरासीम से साफ़ सुथरा माहौल चाहिए, तो उसके लिए आपको एक अलग सेक्शन बनाना पड़ता है। और अगर आपने सिरप बनाने हैं, इमल्शंस बनानी है, क्रीम्स बनानी है, पेस्ट बनानी है, तो इन सब के लिए अलग अलग सेगमेंट्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद होते हैं, क्योंकि सब के लिए अलग अलग मशीन आपको चाहिए होती है। फिर हमारे पास दूसरा इंडस्ट्री के अंदर जो दूसरा एरिया आता है उसको आप कहते हैं वेयर हाउस। वेयर हाउस वो आपके पास जगह होती है जहाँ पे आपने अपना स्टॉक रखा हुआ होता है। अब ये स्टॉक अनप्रिपेयर्ड भी हो सकता है और प्रिपेयर्ड भी हो सकता है। अनप्रिपेयर्ड से मुराद है रॉ मटेरियल, कि आपने कोई केमिकल परचेज किया है,
वो सारा का सारा केमिकल आपने कहाँ स्टोर करना है, वेयर हाउस में। इसके साथ साथ जब आप दवाई को बना लेते हैं, उसको फिनिश्ड फॉर्म में ले आते हैं, सिरप या टैबलेट की शक्ल में उसको लेके पैकेजिंग करके लेबलिंग करके आपने उसको स्टोर करना होता है, तो अक्सर उसको भी कुछ जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो वेयर हाउस के अंदर ही स्टोर कर देती हैं। बट कुछ ऐसी भी होती हैं जिन्होंने अपना अलग से एक सेगमेंट बनाया हुआ होता है, सेक्शन बनाया हुआ होता है, जहाँ पे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को रखा जाता है। तो ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है। जितनी अच्छी इंडस्ट्री होगी, मल्टीनेशनल इंडस्ट्री होगी, उसके लिए अलग एरिया होगा। अगर वो छोटे लेवल की इंडस्ट्री है, जगह कम है, तो फिर जाहिर है वो वेयर हाउस के अंदर रॉ मटेरियल भी रख लेते हैं और अपना बना बनाया प्रोडक्ट भी वहाँ के पे सेव कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास इंडस्ट्री के अंदर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट भी होता है। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट बेसिकली क्या करता है, जब आपने रॉ मटेरियल ख़रीद लिया, रॉ मटेरियल ख़रीदने के बाद आपने काफ़ी सारी चीज़ों को मिक्स किया और उसको आपने मशीन के अंदर डाल के उससे कोई टैबलेट बनाई या सिरप बनाया या आपने कैप्सूल बनाया, उसके बाद आपने चेक करना होता है कि मैंने जो कैप्सूल बनाया है क्या इसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। तो उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होते हैं। टैबलेट्स के अलग होते हैं, सिरप के अलग होते हैं, कैप्सूल्स के अलग होते हैं। तो आप अपनी दवाई को बनाने के बाद अपनी ही इंडस्ट्री की क्वालिटी कंट्रोल जो डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे भेज देते हैं। वहाँ पे फार्मासिस्ट मौजूद होते हैं जिन्होंने क्वालिटी कंट्रोल का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होता है, लिहाजा उन्हें पता होता है कि हमने किस तरह से इसकी टेस्टिंग करनी है। सो जो आपके पास प्रोडक्ट बनती है वो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में जाती है, वहाँ पे उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग के बाद रिजल्ट्स आते हैं और पता चलता है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो सही तरीके से बनी है या नहीं बनी। उसके बाद क्या होता है उसके बाद जाके आप अपनी प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हैं। उससे पहले भी आपको अपने प्रोडक्ट को ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री से एक और दफ़ा जो है वो टेस्ट करवाना पड़ता है। ठीक है, खुद इंडस्ट्री में टेस्ट करने के बाद जाहिर है कि मेरी इंडस्ट्री है और मैं क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाऊंगी, तो अगर मेरी दवाई में थोड़ी बहुत कमी पेशी भी होगी तो मैं कहूँगी ठीक है यार जाने दो, बन तो गई है दवाई, अब मैं अपना इतना बड़ा स्टॉक ख़राब तो नहीं कर सकती। तो ये ह्यूमन नेचर है कि हर बंदा अपने आप को प्रॉफिट में रखना चाहता है। सो वो थोड़ा बहुत डंडी मार सकता है अपने क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर, बट जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं तो उसके बाद ये रूल होता है कि आपने अपनी दवाई को या अपने बैच को एक क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट लेबॉर्ट्री से चेक करवाना होता है। ठीक है, और ये टेस्ट लेबॉर्ट्रीज गवर्नमेंट के अंदर होती हैं। आप अपना बैच उठाते हैं, बैच से मुराद है एक वक्त में आपने जितनी दवाइयाँ बनाई हैं उसको बैच कहते हैं। उसमें से थोड़ी सी दवाइयाँ उठाते हैं और जाके जो ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है उसमें सबमिट कराते हैं। वो ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री उसको 100% तरीके से चेक करती है और इस चीज़ को मेक श्योर करती है कि आपने जो दवाई बनाई है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है। अगर आपकी दवाई स्टैंडर्ड के एग्जैक्ट अकॉर्डिंग है तो ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री आपकी दवाई को ओके करती है और आपने जितना बैच बनाया है, यानी जितनी दवाइयाँ 1000 2000 एक वक्त में बनाई हैं, अब 1000 2000 को तो हम चेक नहीं कर सकते, हम उसमें से 3-4 को चेक करते हैं। अगर वो 3-4 भी ख़राब होंगी तो डेफिनेटली 1000 आपने एक साथ बनाई हैं तो वो 1000 की 1000 ख़राब होंगी, तो उसको कहते हैं बैच। तो उसमें से कुछ दवाइयाँ ली जाती हैं, उसको चेक किया जाता है और ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री उसका रिजल्ट आपको भेजती है कि हाँ जी ये दवाई ओके है, लिहाजा जो भी इसके साथ आपने 10,000 या 12,000 इसी बैच में बनाई हैं वो सारी की सारी ओके हैं, आप उसको मार्केट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर वो आपसे कहती है कि नहीं जनाब ये जो 3-4 दवाइयाँ आपने भेजी हैं ये हमारे स्टैंडर्ड पे पूरी नहीं उतरती, आप इसको मार्केट नहीं कर सकते, तो सारा का सारा जो बैच आपने बनाया था 10-12 हज़ार दवाइयों का वो सारी की सारी वेस्ट हो जाती हैं। इसलिए हमेशा इंडस्ट्रीज़ कोशिश करती हैं कि इंतहाई स्टेराइल कंडीशन में स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग मेडिसिन जो हैं वो बनाई जा सके, अदरवाइज़ इंडस्ट्री लॉस में जा सकती है। उसके बाद आपके पास इंडस्ट्रीज़ के अंदर रिसर्च डिपार्टमेंट्स भी होते हैं। रिसर्च डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पे ये मोस्टली बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में होते हैं, छोटी इंडस्ट्रीज़ में ये डिपार्टमेंट्स नहीं होते। ज़्यादातर जो फॉरेन इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो मल्टी नेशनल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनके अंदर रिसर्च डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे एमफिल स्कॉलर्स या PhD स्कॉलर्स जाते हैं और रिसर्च करके नई नई दवाइयाँ बनाने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों की ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर किया जा सके। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट भी होता है। जाहिर है अगर आप इतना बड़ा इदारा चला रहे हैं तो बगैर इंतज़ामी अमूर के वो नहीं चल सकता। सारी चीज़ों की फाइलिंग होती है, सब चीज़ों का रिकॉर्ड होता है, कितने लोग काम कर रहे हैं, किसकी क्या ड्यूटीज़ है, कितना टाइम लगा रहे हैं, किसको कितना पे करना है, कहाँ से परचेजिंग करनी है, ईच एंड एवरीथिंग रिटन फॉर्म में आपके पास मौजूद होती है। डैट इज़ कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। तो ये बहुत सारे डिपार्टमेंट्स मिलते हैं तो आपके पास इंडस्ट्रियल फार्मेसी बनती है।
ठीक है जी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो हमारे पास मज़ीद छोटे छोटे टाइप्स रह गई हैं। आपकी बुक के अंदर उनकी डेफिनेशन मौजूद नहीं है, सिर्फ उनके नाम लिखे हुए हैं, बट मैंने उसको आसान फॉर्म में डेफिनेशन की शक्ल में कन्वर्ट किया है, तो ये डेफिनेशंस भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, बल्कि ये आपने याद करनी है, क्योंकि हो सकता है कि वो 2-3 के नाम आपको लिख दे और पूछे कि डिफाइन द फॉलोइंग फॉलोइंग फॉलोइंग। आप कहेंगे जी बुक में तो इसकी डेफिनेशन ही नहीं है। सो अगर उसने नाम लिखा हुआ है तो डेफिनेशन आपको डेफिनेटली आनी चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास डेफिनेशन आती है व्हाट इज़ फॉरेंसिक फार्मेसी। फॉरेंसिक फार्मेसी बेसिकली एक सब्जेक्ट होता है जो कि फॉर्म डी के बच्चों को पढ़ाया जाता है फाइनल ईयर में। फॉरेंसिक फार्मेसी हमें ये बताती है कि ड्रग से रिलेटेड कौन कौन से कवानीन हमारे मुल्क के अंदर मौजूद हैं और इन कवानीन पे कैसे अमल दरामद करना है। ठीक है, इसमें ड्रग एक्ट मौजूद होता है, फार्मेसी एक्ट होता है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ईच एंड एवरीथिंग ड्रग के बारे में जो जो कवानीन दुनिया में मौजूद हैं, आपके मुल्क के अंदर मौजूद हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं। अगर आप किसी भी चीज़ में कोई कोताही करेंगे, गलती करेंगे, 2 नंबरी करेंगे तो उसकी कितनी सज़ा है, क्या पनिशमेंट है, वो सारा का सारा इसके अंदर मेंशन होता है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड फॉरेंसिक फार्मेसी। मेरा ख्याल है सेकेंड ईयर में आपकी जब जो आपका डिप्लोमा है फार्मेसी टेक्नीशियन का, उसके अंदर भी फॉरेंसिक फार्मेसी का सब्जेक्ट मौजूद है। वहाँ पे उसको फॉरेंसिक फार्मेसी नहीं कहा हुआ, वहाँ पे उसको ड्रग लॉ कहा हुआ है। ठीक है, तो ब्रांच ऑफ फार्मेसी डेट डील्स विद ड्रग लॉज, यानी कि ड्रग से रिलेटेड जितने भी कवानीन हैं, जितनी भी सज़ाएँ हैं, जितनी भी पनिशमेंट्स हैं, उन सब को कौन डील करता है? फॉरेंसिक फार्मेसी डील करती है। फॉरेंसिक फार्मेसी आपको बताती है कि एज अ फार्मासिस्ट या फार्मेसी टेक्नीशियन आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपने वो अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपके साथ क्या क्या ज़्यादतियाँ हो सकती हैं। हाउ टू रजिस्टर अ न्यू ड्रग, अगर आप एक नई दवाई बनाते हैं तो उसको रजिस्टर करने का कानूनी क्या तरीका है, किस किस स्टेप से गुजर के आपने दवाई को रजिस्टर करना है। हाउ टू सेल एंड परचेज द ड्रग, इवन आप अपनी कैटेगरी भी देते हैं ना, तो उसको भी आप एक प्रोसेस के जरिए से देते हैं, उसका प्रॉपर उसका लाइसेंस बनता है, उसमें आपकी पिक्चर्स जाती हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है, आपकी सारा का सारा डाटा उसमें शामिल होता है। तो ये सारे के सारे कवानीन हैं, इलीगली आप नहीं दे सकते किसी को भी। इसी तरह से जब आपने ड्रग को सेल करना है या ड्रग को आपने परचेज करना है तो उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए। तो एज अ फार्मासिस्ट इसका नॉलेज आपके पास होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास आती है कंपाउंडिंग फार्मेसी। कंपाउंडिंग फार्मेसी में फार्मेसी टेक्नीशियन का बेसिक रोल नहीं है। कंपाउंडिंग फार्मेसी में जो मेजर रोल है वो फार्मासिस्ट का होता है। कंपाउंडिंग फार्मेसी ये होती है कि आपको खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आपको कोई लीवर ख़राब हो गया है या आपकी किडनी ख़राब हो गई है, तो अब डॉक्टर ने जो आपकी डोज है वो कम कर दी है। ठीक है, ज़ाहिर है दवाई ने किडनी से रिलीज़ होना है, लीवर से मेटाबोलाइज होना है। अगर आपकी दोनों चीज़ें ख़राब हैं तो डॉक्टर क्या करेगा? आपको कम डोज देगा। अब आपको सपोज कहा गया है कि आपने फ़लाँ दवाई खानी है और आपने 200 mg खानी है, लेकिन मार्केट के अंदर वो 200 mg की शक्ल में अवेलेबल ही नहीं है। तो अब आप किसकी मदद लेंगे? अब आप फार्मासिस्ट की मदद लेंगे। फार्मासिस्ट क्या करेगा? वो आपके लिए कंपाउंडिंग करेगा। कंपाउंडिंग का मतलब होता है किसी भी पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग दवाई को प्रिपेयर करके देना, इज कॉल्ड कंपाउंडिंग फार्मेसी। ठीक है, सो ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील्स विद मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट ड्रग्स टू फॉर्म अ न्यू ड्रग्स अकॉर्डिंग टू अ नीड ऑफ पेशेंट। सो एक पेशेंट आपके पास ऐसा है जिसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग दवाई मार्केट के अंदर अवेलेबल ही नहीं है। अवेलेबल है वो एडल्ट डोज में 400 mg या बच्चों की डोज में। किसी को बीमारी है 60% किडनी ख़राब हो तो डोज चेंज हो जाती है, 70% ख़राब हो तो डोज चेंज हो जाती है। अब इस तरह की दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, कि अगर 70% आपका किडनी ख़राब है तो आप ये दवाई खा लें, ऐसी बनी बनी दवाइयाँ नहीं होती। उसके लिए आपको कंपाउंडिंग करनी पड़ती है। तो आप फार्मासिस्ट के पास जाते हैं, वो उसी दवाई को जो कि 400 mg की शक्ल में थी या 380 mg की शक्ल में थी, अब आपको वो 200 mg की शक्ल में चाहिए, तो वो आपको न्यू तरीके से या न्यू वे में वो दवाई बना के आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। दैट इज़ कॉल्ड कंपाउंडिंग फार्मेसी। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाती है मिलिट्री फार्मेसी। मिलिट्री फार्मेसी वो फार्मेसी होती है जो कि मिलिट्री के पीपल्स को ट्रीट करती है, यानी जो फौजियों की फार्मेसी होती है वो टोटली डिफरेंट होती है। वो आम ये सिविलियंस की फार्मेसीज को यूज़ नहीं करते, उनके अपने शशके होते हैं, वो जो है मिलिट्री फार्मेसीज में जाते हैं। उनकी स्किन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं, ज़ाहिर है उन्होंने जंगें करनी होती हैं, तो उनको स्किन से रिलेटेड मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स अप्लाई करने पड़ते हैं, शदीद सर्दी शदीद गर्मी को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो उनके लिए जो चीज़ें होती हैं या केमिकल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट होती है, तो उसके लिए फार्मेसी भी क्या होती है? डिफरेंट होती है।
फिर आपके पास आती है वेटरनरी फार्मेसी, इनको आप डंगर डॉक्टर जिनको आप कहते हैं डीवीएम वालों को, वो जो कि जानवरों का इलाज करते हैं, उन्होंने क्योंकि जानवरों से रिलेटेड मेडिसिन का इस्तेमाल करना होता है तो उसके लिए फार्मेसी टोटली अलग होती है। उस फार्मेसी को आप कहते हैं वेटरनरी फार्मेसी या वेटरनरी डॉक्टर, जो डॉक्टर्स जानवरों का इलाज करते हैं। और जो मेडिसिन आपको चाहिए जानवरों के लिए वो कहाँ से मिलेंगी, वो आपको वेटरनरी फार्मेसी से मिलेंगी। इसके अलावा आपके पास आती है ऑनलाइन फार्मेसी। ये लेटेस्ट टाइप है फार्मेसी की, जिसको आप इंटरनेट फार्मेसी भी कहते हैं। ये वो तरीका है कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर जगह नहीं है, आपके पास इतना सेटअप नहीं है, इतने पैसे नहीं है कि आप एक फार्मेसी रन कर सकें, तो आप थोड़ी सी मेडिसिन खरीदें और उसको ऑनलाइन शुरू कर दें। आप ऑनलाइन लोगों के डोर टू डोर जाके मेडिसिन को आप पहुंचा कर आएँ। तो इससे क्या होता है कि आपका रेंट भी बचता है, कि आपकी फार्मेसी का रेंट बचता है, बिजली बचती है। बस ये है कि आपको थोड़ा सा पेट्रोल लगाना पड़ता है, उसमें भी आजकल तो ये है कि पेट्रोल के चार्जेस लोग उसमें ऐड कर लेते हैं। तो बहुत सारी आपकी रिटेल फार्मेसीज भी ऐसी हैं जो कि ऑनलाइन काम कर रही हैं। देन आपके पास लास्ट फार्मेसी की टाइप आती है न्यूक्लियर फार्मेसी। न्यूक्लियर फार्मेसी जो है उसमें आम लोगों के साथ वो कांटेक्ट में नहीं होती, आम पेशेंट के साथ या जनरल पब्लिक के साथ वो कांटेक्ट में नहीं होती। वजह क्या होती है कि न्यूक्लियर फार्मेसी में जो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स होते हैं, जिनको आप तापकारी मादे कहते हैं, जिनमें से शुआएं रिलीज होती हैं, वो केमिकल्स, उनसे रिलेटेड मेडिसिन या उनसे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, रिसर्च होती है, वो इस फार्मेसी के अंदर की जा रही होती है। तो यहाँ पे या तो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं या फिर फार्मासिस्ट होते हैं जो कि इन केमिकल्स को डील करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो पहला चैप्टर है वो होता है ख़त्म। आई होप आपके लिए ये नोट्स बहुत हेल्पफुल रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और मुझे मोटिवेट किया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।